निर्भया कांड ऐसा पहला केस नहीं था जहां बलात्कार और हत्या के मुजरिमों को फांसी की सजा दी गई थी, बल्कि उससे कुछ साल पहले एक ऐसे ही दर्दनाक घटना को अंजाम दिया गया था और इसके मुजरिम को भी फांसी की सजा दी गई थी। फांसी पर लटकने से पहले उसने अपनी आखिरी बात में कही थी, आमी निर्दोष, यानी मैं बेगुनाह हूं। फांसी की सजा के बाद लोगों ने भी तथ्यों को परखने के बाद कहना शुरू कर दिया कि फांसी पर चढ़ने वाला व्यक्ति असल में बेगुनाह था। तो क्या सच में देश के तथ्यों को परखने में कुछ गलती हुई और एक बेगुनाह को फांसी पर चढ़ा दिया गया? आखिर क्या है पूरी कहानी? जानने के लिए इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। और दोस्तों, अगर इस चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी के लिए बेल आइकन को दबा दें। और अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। यह अपने आप में एक अजीब केस था, जहां पहले तो लोगों ने आरोपी को फांसी पर चढ़ने का प्रदर्शन किया और फांसी हो जाने के बाद उसी व्यक्ति को इंसाफ दिलाने के लिए रैलियां निकाली। दोस्तों, हम कोलकाता के मशहूर धनंजय चटर्जी हेतल पारेख की बात कर रहे हैं। इस केस का सबसे अहम किरदार है धनंजय चटर्जी। धनंजय चटर्जी का जन्म 14 अगस्त 1965 को पश्चिम बंगाल के कुलूदेही में हुआ था। धनंजय चटर्जी 1986 से 1987 के आसपास नौकरी की तलाश में कोलकाता आकर MS सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो नाम की एक कंपनी तक पहुंचता है। इस कंपनी में धनंजय चटर्जी को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल जाती है और उसकी पोस्टिंग साउथ कोलकाता के भवानीपुर में स्थित आनंद अपार्टमेंट में होती है। यहाँ धनंजय चटर्जी की शिफ्ट सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक की थी। इसी आनंद अपार्टमेंट के 3rd फ्लोर पर नागर दास पारेख का परिवार भी रहता था। नागर दास परिवार मूल रूप से गुजरात के रहने वाले थे, लेकिन काम के सिलसिले में कोलकाता आ जाते हैं और यहाँ मेहनत कर एक ज्वेलरी की दुकान खोल लेते हैं। उनकी ज्वेलरी की दुकान खूब चलती है, सोने चांदी से भरा रहता है उनका दुकान। फिर यह अपने पूरे परिवार के साथ कोलकाता में रहने लगते हैं। नागर दास पारेख के परिवार में इनके अलावा इनकी पत्नी यशोमती पारेख, उनकी बेटी हेतल पारेख और बेटा महेश पारेख था। 1990 में बेटी हेतल पारेख वैलेंट गोल्डस्मिथ स्कूल में 10वीं की स्टूडेंट थी। 2 मार्च 1990 को हेतल अपनी मां यशोमती पारेख से कहती है कि जब वह स्कूल से वापस आ रही थी तो धनंजय गार्ड ने उससे कुछ ऐसी बातें कही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। इससे पहले भी कई बार हेतल ने अपनी मां को धनंजय के बारे में बताया है कि वह मुझसे गलत गलत बातें करता है। वह बताती है कि वह उससे फिल्म जाने के लिए भी कहता है। यशोमती अपनी बेटी की शिकायत के बारे में अपने पति नागर दास को बताती है। फिर नागर दास 4 मार्च 1990 को धनंजय चटर्जी के खिलाफ एक लिखित शिकायत उस कंपनी को देते हैं जिसके जरिए धनंजय चटर्जी को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिली थी। धनंजय चटर्जी के इस सलूक की जानकारी अपार्टमेंट के सोसाइटी को भी दी जाती है और फिर अपार्टमेंट के सोसाइटी की तरफ से कंपनी के गार्ड को बदलने के लिए कहा जाता है। सोसाइटी वालों की दरख्वास्त पर धनंजय चटर्जी का ट्रांसफर आनंद अपार्टमेंट के पास में ही पारस अपार्टमेंट में कर दिया जाता है और आनंद अपार्टमेंट में धनंजय की जगह विजय थापा नाम के एक व्यक्ति को रखा जाता है। धनंजय चटर्जी को यह हुक्म दिया जाता है कि 5 मार्च 1990 से वह पारस अपार्टमेंट में नौकरी करेगा, लेकिन ऑर्डर मानने के बजाय अपने रूटीन के मुताबिक 5 मार्च 1990 को भी धनंजय चटर्जी सुबह 6 बजे ही ड्यूटी पर आ जाता है और दिन के 2 बजे ड्यूटी खत्म करके घर चला जाता है। इधर जिस नए गार्ड की नौकरी आनंद अपार्टमेंट में लगी थी वह भी ड्यूटी पर नहीं आता है। तारीख याद रखिएगा, 5 मार्च 1990। इधर धनंजय चटर्जी रोज की तरह अपनी ड्यूटी कर रहा था। उधर पारेख परिवार भी अपनी रूटीन के मुताबिक अपनी जिंदगी में मशगूल थे। रोज की तरह सुबह सुबह नागर दास अपनी दुकान के लिए निकल जाते हैं, जबकि बेटा कॉलेज चला जाता है। हेतल पारेख का उस दिन एग्जाम था, इसलिए वह भी वक्त पर एग्जाम देने चली जाती है। लगभग दिन के 1 बजे हेतल एग्जाम देकर वापस घर आ जाती है। अब घर में हेतल और उसकी मां यशोमती होती है। यशोमती पारेख रोज शाम 5 बजे से 5:30 के बीच पास के ही लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा करने जाया करती थी। रोज की तरह आज भी यानी 5 मार्च 1990 को लगभग 5:20 पर यशोमती पारेख
पूजा करने चली जाती है और हेतल घर पर अकेली रह जाती है। जैसे ही यशोमती पूजा के लिए मंदिर निकलती है, उससे कुछ ही मिनट बाद धनंजय चटर्जी आनंद अपार्टमेंट में आता है और उस वक्त ड्यूटी कर रहे नाइट गार्ड दशरथ मुर्मू से कहता है कि उसे बिल्डिंग के 3rd फ्लोर के 3A में जाना है। इसी फ्लैट में पारेख का परिवार भी रहता था। फ्लैट में जाने की वजह पूछने पर धनंजय चटर्जी गार्ड को बताता है कि दरअसल मुझे आज से ही पारस अपार्टमेंट में नौकरी ज्वाइन करनी थी, लेकिन मैंने कुछ पर्सनल काम की वजह से वहाँ ज्वाइन नहीं किया। इसके बजाय आनंद अपार्टमेंट में ही ड्यूटी करता रहा। इसी बात की जानकारी मुझे फ़ोन करके ऑफिस में देनी है। धनंजय 5:20 के आसपास फ्लैट के अंदर गया था और अब 5:45 हो रहा था। लगभग 5:45 पर प्रताप चंद्र नाम का एक व्यक्ति आनंद अपार्टमेंट में आता है। प्रताप चंद्र उसी कंपनी का सुपरवाइजर है जिसमें धनंजय चटर्जी सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। प्रताप चंद्र पर ड्यूटी पर मौजूद गार्ड से कहता है कि आज सुबह नया गार्ड विजय थापा ड्यूटी पर आया था या नहीं। इस पर गार्ड कहता है कि आज विजय थापा तो ड्यूटी पर नहीं आया था, बल्कि सुबह 6 बजे से 2 बजे तक धनंजय चटर्जी ने ही ड्यूटी की है। इतना ही नहीं, बल्कि इस वक्त भी धनंजय चटर्जी अपार्टमेंट के 3rd फ्लोर पर ऑफिस में फ़ोन की बातें करने गया है। इतना सुनते ही सुपरवाइजर गार्ड से कहता है कि अभी फौरन धनंजय को नीचे बुलाओ। इस पर गार्ड नीचे से धनंजय को जोर जोर से आवाज़ देने लगता है। मामले में आगे दी गए बयान के अनुसार जब नीचे खड़ा गार्ड धनंजय को आवाज़ लगाता है तो वह फ्लैट नंबर 3A की बालकोनी से नीचे देखता है। तब गार्ड धनंजय से कहता है कि फौरन नीचे आओ, सुपरवाइजर तुमसे मिलने आया है। इस पर धनंजय कहता है कि मैं बस अभी आया। फिर कुछ ही देर में तुरंत धनंजय लिफ्ट से नीचे आता है और फिर धनंजय सुपरवाइजर से बात करने लगता है। अगले दिन से नई जगह ज्वाइन करने को लेकर सुपरवाइजर वहाँ से चला जाता है और धनंजय अब अपने रास्ते घर चला जाता है। अब शाम के 6:05 हो चुके थे। यशोमती मंदिर से पूजा करके वापस आनंद अपार्टमेंट में आ जाती है और अपने फ्लैट में जाने के लिए लिफ्ट के पास आती है। लिफ्ट के पास खड़ी यशोमती से लिफ्ट का ऑपरेटर रामधन यादव कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले ही धनंजय आपके अपार्टमेंट में गया था। इतना सुनते ही यशोमती परेशान हो जाती है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले उनकी बेटी हेतल ने धनंजय के खिलाफ शिकायत की थी और इसी वजह से धनंजय का ट्रांसफ़र दूसरी जगह कर दिया गया था। इसी परेशानी की हालत में अपने फ्लैट की तरफ आती है और लगातार बेल बजाती है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आने पर वह दरवाज़ा नॉक करती है, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिलता है। जब वह दरवाज़ा को खोलने की कोशिश करती है तो उन्हें पता चलता है कि दरवाज़ा अंदर से लॉक है। जवाब नहीं मिलने पर यशोमती अपार्टमेंट का इमरजेंसी अलार्म बजा देती है। अलार्म सुनते ही दूसरे फ्लैट में रह रहे लोग हड़बड़ाकर बाहर निकलते हैं और यशोमती की फ्लैट की तरफ भागते हैं। यह लोग भी दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन जब दरवाज़ा नहीं खुलता है तो फौरन ही दरवाज़ा को धक्का मारकर तोड़ दिया जाता है। दरवाज़ा टूटते ही यशोमती जल्दी से अंदर जाती है। उसके पीछे पड़ोसी भी अंदर दाखिल हो जाते हैं। घर में दाखिल होते ही देखते हैं हेतल का कमरा खुला हुआ है। सारे लोग हेतल के कमरे की तरफ भागते हैं। यहाँ का नज़ारा देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। हेतल लगभग नंगी हालत में खून से लथपथ नीचे फर्श पर पड़ी हुई थी। उसके पूरे जिस्म पर जख्म के निशान थे। उसके चेहरे पे, हाथ पे, निजी सारे अंग पर खून के धब्बे लगे थे। हेतल का कपड़ा भी खून से लथपथ था। कमरा के अंदर सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। कमरे में मौजूद लोग हेतल को आवाज़ देने लगते हैं, उसे जगाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन हेतल बेहोश पड़ी हुई थी और हेतल इस हालत पे थी कि वह नहीं उठती है। हेतल की इस हालत को देखने के बाद हेतल की माँ उसे किसी तरह घसीटते हुए कमरे से बाहर लाती है और वहाँ मौजूद लोगों से मदद लेती है और लिफ्ट के जरिए नीचे लाती है। अब तक कुछ पड़ोसियों ने पास के ही डॉक्टर को फ़ोन कर बुलाया था। लिफ्ट में ही डॉक्टर हेतल की जांच करते हैं और उसे मृत घोषित कर देते हैं। इसके बाद कुछ लोग मिलकर हेतल के कमरे में लाकर उसे रख देते हैं और उसके शरीर पर खून से ही भीगा हुआ चादर डाल दिया जाता है। इसी भीड़ में से मौजूद एक लड़का हेतल की भाई भावेश को इस घटना की जानकारी दे देता है और भावेश लगभग 7 बजे घर पहुंच जाता है। थोड़ी ही देर बाद हेतल के पिता को भी यह जानकारी दी जाती है और वह भी 8:30 पर घर पहुंच जाते हैं। हैरत की बात यह थी
कि हेतल की मौत की पुष्टि लगभग 6:30 में कर दी गई थी। हेतल के भाई और पिता खबर मिलते ही घर भी आ गए थे, लेकिन अब तक किसी ने पुलिस को इत्तला नहीं दी थी। जब हेतल के पिता घर आते हैं और लगभग रात के 9:15 में फ़ोन के जरिए भवानीपुर पुलिस स्टेशन को इस घटना की जानकारी दी जाती है। घटना की जानकारी मिलते ही सब इंस्पेक्टर गुरुपाड़ा सोम कुछ और पुलिस वालों के साथ घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं। यहां आकर हेतल की मां यशोमती के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज की जाती है। बयान में यशोमती बताती है कि इस घर में दाखिल होने वाला आखिरी इंसान इस अपार्टमेंट का गार्ड धनंजय चटर्जी था। उसी ने शायद मेरी बेटी के साथ पहले जबरदस्ती की और फिर उसकी हत्या कर दी। इस बयान के आधार पर धनंजय चटर्जी को प्राइम सस्पेक्ट मानते हुए उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है। अब पुलिस धनंजय की तलाश में लग जाती है। इसके अलावा हेतल के डेड बॉडी को भी कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और इतना ही नहीं, उस जगह की भी तलाशी ली जाती है जहां यह क्राइम हुई थी। यहां से पुलिस वालों को एक टूटा हुआ गले का चेन और पीले कलर का शर्ट का बटन और एक पैंटी मिलती है, जिसे सबूत के तौर पर पुलिस उन चीज़ों को जब्त कर अपने साथ ले जाती है। और यहाँ कुछ गवाहों के बयान भी दर्ज किए जाते हैं। मामला दर्ज करने के बाद रात में ही पुलिस वाले प्राइम सस्पेक्ट धनंजय चटर्जी की तलाश में लग जाते हैं, लेकिन धनंजय उस जगह पर नहीं मिलता है जहां धनंजय रात में अक्सर रहा करता था। 6 तारीख को भी पुलिस धनंजय को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं मिलता है। पुलिस एक दूसरे अपार्टमेंट में भी जाती है जहां धनंजय रात में ड्यूटी किया करता था, लेकिन धनंजय वहां भी नहीं मिलता है। रूटीन के मुताबिक धनंजय को 6 तारीख से पारस अपार्टमेंट में ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, लेकिन वह पारस अपार्टमेंट में भी ड्यूटी ज्वाइन नहीं करता है और लापता ही रहता है। पुलिस उसे जगह जगह तलाश करती है, लेकिन धनंजय का कोई पता नहीं चल पाता है। पुलिस तलाश करते हुए फाइनली उसके गांव पहुंच जाती है। यहां से 12 मार्च 1990 को उसे गिरफ्तार कर ले जाया जाता है। धनंजय को गिरफ्तार करने के बाद उसके घर की तलाशी ली जाती है। पुलिस को यहाँ पेपर में लिपटा हुआ एक पीले रंग का शर्ट और ट्राउज़र भी मिलता है। गवाहों के बयान के मुताबिक धनंजय ने हादसा वाले दिन इसी रंग की शर्ट और ट्राउज़र पहना हुआ था। हेतल के परिवार वाले हादसा वाले दिन बताए थे कि उनके घर से एक रीचो कंपनी का रिस्ट वॉच भी गायब हुआ है। पुलिस को धनंजय के घर से तलाशी के दौरान वह रिस्ट वॉच भी मिलता है। धनंजय को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उसके बयान पे दर्ज करती है। अपने बयान में धनंजय खुद को बेगुनाह बताता है और वह कहता है कि इन सारी बातों के बारे में उसे कुछ नहीं मालूम, उसे फंसाया जा रहा है। जब पुलिस धनंजय से उसके गायब होने की वजह पूछती है तो इस पर धनंजय बताता है कि असल में उसके घर में उसके छोटे भाई का जनेऊ संस्कार होना था। वह इसी में शामिल होने के लिए वहाँ से 5 मार्च को ड्यूटी पूरी होने के बाद फिल्म देखने गया था और वहाँ से फिल्म देखने के बाद फल खरीदा और अपने घर आ गया। धनंजय यह भी बताता है कि जो घड़ी उसके घर से बरामद हुई है उसके बारे में उसे कुछ भी नहीं मालूम। धनंजय चटर्जी भले ही अपने आप को बेगुनाह बताता है, लेकिन अपनी बेगुनाही का एक भी सबूत नहीं दे पाता है। दूसरी तरफ हेतल का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर दीपांकर गृह बताते हैं कि हेतल के शरीर पर 21 जगह पर चाकू के गहरे जख्म के निशान है, यानी हेतल की हत्या बड़ी ही बेरहमी से चाकू मार मार कर की गई है। पोस्टमार्टम के मुताबिक हेतल का गला भी दबाया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर यह भी बताते हैं कि हेतल की हत्या करने से पहले उसके साथ संबंध भी बनाया गया था। उसके चेहरे पर जख्म के निशान थे, उसके नाखून में कुछ टिश्यू और बाल फंसे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि हेतल अपने हत्यारे के साथ हाथापाई की थी। भले ही धनंजय चटर्जी ने अपने आप को इस मामले से बेगुनाह बताया था, लेकिन जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि हादसा में कहीं ना कहीं धनंजय चटर्जी का हाथ जरूर है। इस बात को और भी मजबूती तब साबित हो जाती है जब पुलिस के जरिए हेतल के घर से बरामद शर्ट के बटन का मिलना, धनंजय द्वारा पहने गए शर्ट से मैच हो जाना। इन सबूतों और गवाहों के बयान के मुताबिक धनंजय चटर्जी को मुजरिम बनाते हुए निचली अदालत में कार्रवाई शुरू की जाती है। अदालत में सबसे पहला सवाल यह होता है कि हेतल के हत्या का मोटिव क्या है। बयानों के मुताबिक रिपोर्ट में बताया जाता है कि पिछले दिनों हेतल ने धनंजय की शिकायत की थी और इस शिकायत के आधार पर धनंजय का ट्रांसफ़र
पारस अपार्टमेंट में कर दिया गया था। बस इसी वजह से गुस्से में आकर हेतल के साथ जबरदस्ती की और फिर उसकी हत्या कर दी। लंबे समय तक इस केस की सुनवाई निचली अदालत में चलती रहती है और फिर गवाहों और सबूतों के आधार पर कोर्ट द्वारा धनंजय चटर्जी को हेतल की हत्या और जबरदस्ती के जुर्म में फांसी की सजा सुना दी जाती है। इस फैसले के खिलाफ धनंजय चटर्जी कोलकाता के हाई कोर्ट में अपील कर देता है, लेकिन यहाँ भी पूरी सुनवाई के बाद हाई कोर्ट द्वारा निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को बरकरार रखा जाता है। कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ धनंजय चटर्जी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी धनंजय की फांसी की सजा को बरकरार रखा जाता है। अदालतों में फांसी की सजा मिलने के बाद सजा के इंतजार में धनंजय 14 साल जेल में बिता देता है और फाइनली 25 जून 2004 को फांसी का दिन तय कर दिया जाता है। लेकिन फांसी से ठीक एक दिन पहले यानी 24 जून को धनंजय तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के पास मर्सी पिटीशन दायर कर देता है। इस वजह से 25 जून 2004 को फांसी पर लटकाने का फैसला टाल दिया जाता है। जब धनंजय चटर्जी को फांसी पर नहीं लटकाया जाता है तो बंगाल में धनंजय के खिलाफ रैलियां निकाली जाती है और धनंजय चटर्जी को जल्द से जल्द फांसी पर लटकाने की मांग करने लगते हैं। यहाँ तक कि बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की पत्नी मीरा भट्टाचार्य भी फांसी के समर्थन में कैंप चलाती है। इन सब के दौरान धनंजय की मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति द्वारा खारिज कर दी जाती है और फिर यह तय होता है कि 14 अगस्त 2004 को धनंजय चटर्जी को फांसी दी जाएगी। फांसी का दिन मुकर्रर करने के बाद भी ऐसा लग रहा था फांसी को टालना पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त कोलकाता में फांसी देने वाले नाटा मलिक नाम के एक व्यक्ति नौकरी पे थे, लेकिन कुछ ही दिनों पहले उसकी रिटायर हो चुकी थी। और फिर जब धनंजय चटर्जी को फांसी देने के लिए कांटेक्ट किया जाता है तो नाटा मलिक कहता है कि पहले उसके बेटे की सरकारी नौकरी दी जाए तभी वह फांसी देगा। शुरू में टाल मटोल करने के बाद नाटा मलिक की बात मान ली जाती है और फिर जाकर नाटा मलिक धनंजय चटर्जी को फांसी पर लटकाने के लिए तैयार हो जाता है। अब तारीख हो गई थी 14 अगस्त 2004। सुबह के लगभग 4 बज रहे थे। धनंजय चटर्जी को फांसी पर लटकाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी और फिर जज का इशारा मिलते ही नाटा मलिक लीवर खींचता है और अपने जन्मदिन के दिन ही धनंजय चटर्जी को फंदे पर लटका दिया जाता है। आधे घंटे तक उसका शरीर यूं ही लटकता रहता है और फिर जब डॉक्टर कंफर्म कर देते हैं कि धनंजय चटर्जी की मौत हो गई है तो फिर धनंजय चटर्जी के शव को नीचे उतारा जाता है। धनंजय की मौत के बाद धनंजय के परिवार वाले धनंजय के शरीर को लेने नहीं आते हैं। इसी वजह से जेल में ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। धनंजय चटर्जी को फांसी पर लटकाने वाला जल्लाद नाटा मलिक के मुताबिक फांसी पर लटकने से बिल्कुल पहले धनंजय चटर्जी के आखिरी शब्द थे, मैं निर्दोष हूँ, मुझे सब मिलकर मार रहे हैं। तो क्या सच में धनंजय चटर्जी बेगुनाह था? उसने कोई जुर्म नहीं किया था? इसी बात का पता लगाने के लिए ISI यानी इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट के 2 रिटायर कर्मचारियों देवाशीष सेन गुप्ता व प्रबल चौधरी ने इस केस की हकीकत को फिर से परखने का फैसला किया और फिर 2015 में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने यह साबित किया कि इस केस में कई खामियां थीं। जैसे इस केस में लिफ्ट ऑपरेटर की गवाही बहुत अहम थी। पहले पुलिस को उसने गवाही दी कि उसने धनंजय चटर्जी को 5:20 पर लिफ्ट से जाते देखा, लेकिन जैसे जैसे अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ी तो वह अपने बयान से बदल गया और उसने कहा कि उसने धनंजय को लिफ्ट से ऊपर जाते नहीं देखा, बल्कि जब नीचे आया तब उसने धनंजय को देखा। इसलिए वह नहीं कह सकता कि धनंजय कितने बजे अंदर गया था। क्राइम सीन से घटना वाले दिन पुलिस ने एक गले की चेन बरामद की थी। पुलिस ने बताया कि यह चेन धनंजय की थी, मगर आगे चलकर पता चला कि यह चेन अपार्टमेंट के दूसरे स्टाफ की थी, जिसने दावा किया कि यह गले की चेन उसने धनंजय को गिफ्ट की थी। दूसरे स्टाफ की दावा में कितनी सच्चाई थी, इस बात को भी अदालत ने नहीं परखा। हेतल के घर वालों ने यह दावा किया था कि उसके घर से धनंजय एक घड़ी चुरा कर ले गया था। घड़ी पुलिस वालों ने धनंजय के गिरफ्तार वाले दिन उसके घर से बरामद किया, लेकिन क्या यह घड़ी हकीकत में वह घड़ी थी जो धनंजय हेतल के घर से गायब किया था? इस बात का भी पता लगाना आसान था अगर पुलिस उस घड़ी की सीरियल नंबर का मिलान उस दुकान से करती जहां से हेतल के घर वालों ने घड़ी खरीदी थी, तो आसानी से पता लगाया जा सकता था कि धनंजय के पास बरामद होने वाली घड़ी
चुराई हुई थी। यहाँ पर भी पुलिस ने ऐसा नहीं किया। एक सवाल उठाया गया कि घर में कई और भी कीमती चीजें थी, तो धनंजय सिर्फ घड़ी ही क्यों चुराया, दूसरी और चीजें भी ले जा सकता था। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हेतल के शरीर में चाकुओं के 21 गहरे जख्म के निशान थे, लेकिन पुलिस ना कोई मर्डर वेपन बरामद किया और ना ही कोई मर्डर वेपन अदालत में पेश किया गया। मतलब बिना मर्डर वेपन के ही धनंजय को फांसी दे दी गई। जबकि अहम सबूत था, जिसने भी हेतल को उस शाम पहली बार देखा, सभी ने गवाही दी कि हेतल का पूरा शरीर खून से लहूलुहान था। कमरे में चारों तरफ खून फैला हुआ था, चादर भी खून से लथपथ थी। मगर दूसरी तरफ उस शाम धनंजय चटर्जी को देखने वाले लिफ्ट ऑपरेटर, गार्ड या सुपरवाइजर में से किसी ने भी ये नहीं कहा कि धनंजय के शरीर में खून का एक भी धब्बा था। यहाँ तक कि पुलिस ने जो शर्ट और ट्राउजर धनंजय के घर से बरामद की थी, उस पर भी खून का कोई निशान नहीं था। फॉरेंसिक जांच में भी धनंजय के कपड़ों में से हेतल के ना ही फिंगरप्रिंट्स मिले और ना ही किसी तरह के डीएनए सैंपल बरामद किया गया। तो आखिर यह कैसे मुमकिन है कि खून पूरे कमरे में फैला हुआ था और मर्डर करने वाला धनंजय चटर्जी के शर्ट पर एक कतरा भी खून नहीं पाया गया। एक्सपर्ट ने यह भी कहा कि यह भी नहीं कहा जा सकता कि धनंजय चटर्जी ने हत्या करते समय दूसरा कपड़ा पहना हुआ था, क्योंकि गवाहों के मुताबिक धनंजय जो कपड़ा पहनकर अंदर गया था वही कपड़ा पहनकर बाहर आया था। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर धनंजय ने हकीकत में हत्या की होती तो आखिर उस शर्ट और ट्राउजर को संभाल कर क्यों रखता, जबकि इस मामले में शर्ट और ट्राउजर अहम सबूत होते हुए भी घर में या हेतल के शरीर पर कहीं भी धनंजय के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। आईएसआई के रिपोर्ट में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने जो एविडेंस रिपोर्ट बनाई थी, उस पर परिवार वाले के किसी भी सदस्य का सिग्नेचर नहीं किया, बल्कि उस अपार्टमेंट में जो चाय पहुंचाने का काम करता था उसका सिग्नेचर करवाया गया था। शुरू में धनंजय के खिलाफ जिस रिटर्न कंप्लेंट की बात सामने आई थी, वह कंप्लेंट कॉपी भी कभी सामने नहीं आई। पुलिस और अदालत के सामने शाम के वक्त ड्यूटी पर गार्ड की गवाही ली गई थी। उसने सुपरवाइजर से कहने पर धनंजय को 5:45 में आवाज लगाई। धनंजय ने अपार्टमेंट की बालकनी से नीचे झांका था, लेकिन आगे चलकर यह पता चला कि उस बालकनी की तरफ से नीचे कोई झांक ही नहीं सकता था, क्योंकि उस बालकनी में लोहे का सरिया लगा हुआ था और नीचे खड़ा व्यक्ति बालकनी के खड़े व्यक्ति को देख ही नहीं सकता था। तो गार्ड का यह बयान बिल्कुल फर्जी था, लेकिन अदालत ने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया। आईएसआई के रिपोर्ट में हेतल की मां यशोमती पर भी कई गंभीर सवाल उठाए गए, जैसे कि हेतल की मां ने दावा किया कि वह 5:20 पर मंदिर के लिए निकली थी, लेकिन लिफ्ट ऑपरेटर ने कोर्ट में गवाही दी कि वह 5:20 पर नहीं, बल्कि उस दिन 4:10 पे मंदिर के लिए निकल गई थी। आखिर इस जल्दबाजी का कारण क्या था, किसी को नहीं पता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि मरने से पहले हेतल ने संभवतः अपने मर्डरर के साथ हाथापाई की थी। इसी वजह से हेतल के नाखून में टिश्यू और बाल के सैंपल बरामद किए गए थे। यह सैंपल किसके थे, इस बात का भी पता आसानी से डीएनए जांच से किया जा सकता था, लेकिन डीएनए जांच कभी नहीं की गई। यहाँ तक कि हेतल के अंडरगारमेंट्स से सेमन के सैंपल कलेक्ट किए गए थे। यह सेमन के सैंपल वास्तव में धनंजय के थे या नहीं, इस बात का भी पता डीएनए से लगाया जा सकता था, लेकिन यह भी नहीं किया गया। इस केस की बहुत बड़ी लापरवाही थी। इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। हेतल की मां के बयान के मुताबिक जब वह 3rd फ्लोर पर गई तो उसके फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद था। अब अगर मान लिया जाए कि धनंजय हेतल की हत्या कर निकल गया था, तो आखिर दरवाजा अंदर से किसने बंद किया, जबकि उस समय हेतल के अलावा घर में कोई नहीं था और हेतल खुद दरवाजा बंद नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसकी हत्या हो चुकी थी। धनंजय के केस में दूसरे गार्ड की गवाही कभी अहम रही, लेकिन आईएसआई के रिपोर्ट के सामने आया दरअसल दूसरे गार्ड और धनंजय का पहले से ही लफड़ा चल रहा था। इसलिए कहा गया कि मौके का फायदा उठाया और गार्ड ने जानबूझकर धनंजय के खिलाफ झूठी गवाही दी, लेकिन अदालत ने इस बात को भी नज़रअंदाज कर दिया। शुरुआती रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि हेतल के साथ जबरदस्ती किया गया, लेकिन आगे जांच में पता चला कि हेतल के साथ जबरदस्ती नहीं की गई थी, बल्कि यह मर्जी से बनाया गया संबंध लगता था, क्योंकि वजाइनल एरिया में किसी तरह की कोई चोट या जबरदस्ती करने का कोई निशान नहीं था, जो कि अक्सर इस तरह के केस में देखने को मिलता है। इस सच्चाई की भी पूरी सुनवाई के दौरान नज़रअंदाज कर दिया गया।
इन सब से बढ़कर हेतल की मौत की खबर सबको दे दी गई, जबकि पुलिस को खबर करने में 3 घंटे की देरी क्यों की गई, यह बात आज तक सामने नहीं आ पाया। क्या यह देरी अहम सबूतों को मिटाने के लिए की गई थी? हेतल की मौत के बाद जब अदालत में कार्रवाई शुरू होती है तो हेतल की मां को अदालत में बुलाया गया, लेकिन वह अदालत में कभी मौजूद नहीं हुई। यहाँ तक कि कुछ ही समय के बाद हेतल की मां कोलकाता छोड़कर चली जाती है। हेतल के पिता और उसके भाई भी 6 महीने के अंदर ही अपना जमा हुआ बिजनेस और अपना फ्लैट बेचकर हमेशा हमेशा के लिए गुजरात चले गए। कुल मिलाकर सरकम एसेंशियल एविडेंस को देखा जाए तो लगता है कि धनंजय ने इस घटना को अंजाम दिया होगा, लेकिन दूसरी तरफ आईएसआई के रिपोर्ट में उठाए गए सवालों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि किस तरह से सच्चाई को निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक नज़रअंदाज किया गया। यही वजह थी कि आईएसआई ने हेतल की मौत के मामले को एक ऑनर किलिंग की आशंका जताई, लेकिन इस नज़रिए से जांच कभी नहीं हुई। यही वजह थी कि 2015 में आईएसआई के रिपोर्ट के सामने आने के बाद धनंजय चटर्जी के समर्थन में रैलियां निकाली गई और इस केस को फिर से खोलने की मांग की गई, लेकिन उन मांगों पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि धनंजय चटर्जी एक गरीब परिवार से था। दोस्तों, जो होना था वह हो चुका, मगर हम सभी अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं। फिर भी इसके पूरे केस में जो कुछ भी हुआ होगा, आप कमेंट्स बॉक्स पर इसकी राय जरूर दें। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें, और क्राइम की इस तरह की कहानियों के लिए इस चैनल में हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।